हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। और आज से हमारी जो है वो फिज़िक्स की क्लासेस आपकी शुरू हो रही हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ कुछ चीज़ें, यहाँ जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ कि जो एसएससी के आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी के जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स में आपके साइंस के जो जितने पार्ट आते हैं, साइंस के 3 पार्ट आते हैं, जैसे बायो, ठीक है, उसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री, ठीक है, और उसके बाद आपकी आती है फिजिक्स। तो अगर आपके मान लिया कोई एसएससी का एग्जाम है जिसमें साइंस के 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 7 में से 4 क्वेश्चन आपको बायो के मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे और 1 क्वेश्चन आपको फिजिक्स का मिलेगा। इसीलिए हम जो PYQ फिजिक्स के कराएंगे, हमारे पास उनकी जो संख्या है वो कम रहेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके फिजिक्स में जो है वो PYQ के कम रहेंगे। ठीक है, इसीलिए हमारी जो 60 क्लासेस है ना वो पूरी नहीं हो पाएंगी भाई। हमारी 60 क्लासेस पूरी कंप्लीट बन नहीं पा रही हैं। आपकी फिजिक्स जो है वो आपकी ये लगा लो कि 7-8 क्लासेस में या मैक्सिमम आपकी 10 क्लासेस में जो है वो फिज़िक्स आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो करीबन आपकी 53-54 क्लासेस ऐसे आपकी क्लासेस होने वाली हैं। ठीक है भाई, तो हम आज से अपना फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका जो आज का जो फिजिक्स है उसमें देखो मैंने 3 टॉपिक ऐड किए हैं, उसके बाद भी सिर्फ 25 क्वेश्चंस ही बन रहे हैं। तो उसमें तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि फिजिक्स पेपर में पूछा ही इतना कम जाता है भाई। ठीक है, अब जैसे हीट है, ठीक है, आपका ग्रेविटी है, उसके अलावा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो आपके 3 टॉपिक ऐड करने के बाद आपके कहीं जाके 25 के अराउंड आपके क्वेश्चन इकट्ठे कर पाई हूँ मैं। ठीक है, और अपने पास से क्वेश्चन बना के आपको कराना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने का फ़ायदा होता है, ताकि आपको पता चलता रहे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आते हैं। तो PYQ करने का ही फ़ायदा है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, कहीं से भी किसी के बने बनाए क्वेश्चन या बनाए हुए क्वेश्चन आप मर्जी से बनाए हुए क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करेंगे तो उनका कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है भाई, ये हमारा बैच है SSC GD मिशन सफलता बैच, जिसमें सारे टीचर्स आपको 60 डेज का एक टारगेट लेके आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, और आज का हमारा यहाँ फिजिक्स शुरू हो रहा है। ठीक है, और फिजिक्स में हमारा जो ये पहला आपका टॉपिक है ये है आपका हीट। ठीक है, हीट, या फिर आप इसको थर्मोडायनामिक्स भी बोल सकते हैं अगर बहुत वैसा वर्ड आप यूज़ करेंगे तो। ठीक है भाई, तो आज का हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट्स दैट विद द टेम्परेचर रिमेनिंग कंस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विद द प्रेशर ऑफ द गैस। कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम ये कहता है कि तापमान स्थिर रहने पर, मतलब कि तापमान आपका ना बढ़े ना घटे, तापमान एकदम स्थिर रहे, गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन गैस के दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो आपका द्रव्यमान है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इनमें से कौन सा गैस का ऐसा लॉ होता है जो ये चीज़ बताता है? तो आंसर इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ही ये कहता है कि ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि आपके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। Dash is the defined as a temperature to which the air would have to cool at constant pressure and constant water vapor content. ठीक है, in order to reach saturation. डैश को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर संतृप्ति तक पहुंचने के लिए हवा को ठंडा करना होगा। ठीक है, हवा को ठंडा करना होगा, वो किया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यानी कि ओस बिंदु तापमान। ठीक है, यानी कि आपका लास्ट एकदम, ये आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में है। द ड्यू टू पॉइंट इज द टेम्परेचर द एयर नीड्स टू बी कूल्ड। ठीक है, जहाँ पे हवा को ठंडा करने की या होने की ज़रूरत आपकी रहती है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स द टेम्परेचर फ्रॉम डैश। एक क्लिनिकल थर्मामीटर डैश तक तापमान आपका पड़ता है। तो किससे किस तक पड़ता है? तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक एक आपका क्लिनिकल थर्मामीटर जो है टेम्परेचर को रीड करता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टीम पॉइंट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल? ठीक है, अरे
मिसप्रिंट हो गया बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आंसर इज 212 फ़ारेनहाइट। आपका स्टीम बनने का वैसा कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका स्टीम बनने लग जाती है, और 100 डिग्री सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं देन 212 फ़ारेनहाइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हीट डैश इन is a type of energy transfer from a warmer substance to a colder one। डैश में ऊष्मा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा स्थानांतरण का एक प्रकार है। तो इसमें से क्या ऊर्जा स्थानांतरण का प्रकार है? तो ऊर्जा स्थानांतरण का प्रकार आपका एक ही है, एंड दैट इज थर्मोडायनामिक्स, यानी कि ऊष्मा गतिकी। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन थर्मोडायनामिक्स। अगला सवाल है, थर्मल एक्सपेंशन मेक्स द आईफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर्स। ये जो जब गर्मियों के टाइम आता है तो ऐसा कौन सा इफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो आपका आईफिल टावर है वो बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है? तो दैट इज थर्मल, यानी कि तापीय के कारण आपका बड़ा हो जाता है। डैश इज, हाँ ये रहा देखो, द आईफिल टावर गेट्स टॉलर इन समर बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, थर्मल एक्सपेंशन इज अ फिनोमेना ड्यू टू विच द मेटल एक्सपेंड व्हेन हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कूल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि जब कोल्ड होती है, यानी कि आपका ठंडा वातावरण होता है, तो आपका जो मेटल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ जाता है। और जब आपका गर्मी होती है, यानी कि आपका समर सीजन होता है या फिर आपका हॉट वेदर होता है, ठीक है, गर्म जब होता है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एक्सपेंड कर जाता है। एक्सपेंड यानी कि आपका फैल जाता है, ठीक है, फैल जाना। तो ये वाला आपका हो जाता है थर्मल एक्सपेंशन। Name the law in physics which state the equal volume of all gases under the same condition, the temperature and pressure contain equal number of molecules। कि भौतिकी के उस नियम का नाम बताइए जो बताता है कि तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में समान संख्या में अणु होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा एवोगाड्रो लॉ, और ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है आपका, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। द सन हीट्स द अर्थ थ्रू रेडिएशन। तो सॉरी ये तो गलत है। द सन हीट्स द अर्थ थ्रू डैश, यहाँ पे आना चाहिए डैश। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए थ्रू डैश, ऐसे करके। ठीक है, तो आंसर तब आपका क्या आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा रेडिएशन, यानी कि विकिरण। ठीक है, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम से गर्म करता है, वो भी थोड़ा उलट पुलट हो गया है, कोई बात नहीं। द सन हीट्स द अर्थ थ्रू रेडिएशन सिंस देयर इज नो मीडियम लाइक द गैस इन अवर एटमॉस्फेयर। तो कोई ऐसा मीडियम नहीं है रेडिएशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसमें से किसको जो है वो पहला ऊष्मागतिकी का नियम कहा जाता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पहला ऊष्मागतिकी का नियम कहा जाता है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में काफ़ी आता रहता है। डैश codified the first law of thermodynamics and deduced that the absolute zero temperature is इतना। ठीक है, he was honored for this with the naming of Kelvin temperature scale। तो किसने ऐसा किया था? तो ऐसा किया था विलियम थॉमसन ने। विलियम थॉमसन जी ने क्या किया था? ऊष्मागतिकी के पहले 2 नियम दिए थे, और तापमान का एक पूर्ण शून्य एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर उन्होंने बताया था कि कितना होता है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है
273.15 डिग्री सेल्सियस आपका एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर हो जाता है। और इसके लिए उन्होंने केल्विन स्केल का निर्माण किया था या फिर नामांकन किया था। तो ऐसे कौन थे आपके? ऐसे थे आपके विलियम थॉमसन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द इनोवेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग सनशाइन टू कीप हाउसेस वार्म इन फ्रीजिंग विंटर्स इज कॉल्ड। कि ठंडी सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन अवधारणा क्या कहलाती है? तो नवीन अवधारणा क्या कहलाती है? पैसिव सोलर हीटिंग। क्या कहलाती है? पैसिव सोलर हीटिंग, निष्क्रिय सौर तापन। ठीक है भाई, ये एक नई टेक्निक है, घरों को धूप के थ्रू आपका गर्म रखने की एक नई टेक्निक है। अगला इसमें छोटा टॉपिक आपका शुरू हो जाता है, हीट वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। तो व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर? तो सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी क्या है? तो दैट इज 10.8। 10.8 आपके सिल्वर की डेंसिटी होती है। ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ अ ग्लास बॉटल इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर सील्ड विद अ लिड एंड पुट इनटू अ फ्रीजर? यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? आप सबको पता है क्या होगा? इवेंचुअली द आइस विल ब्रस्ट द ग्लास बॉटल, कि जो कांच की ग्लास बॉटल होगी उसको जो है वो आइस तोड़ देगी। आखिरकार बर्फ़ के कारण कांच की बॉटल फट जाएगी। ऐसा तो आप घर में अपना ट्राई भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ समझाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम बचपन से इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं कि क्या होता है। लैक्टोमीटर क्या होता है? लैक्टोमीटर यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ मिल्क, सबको पता है। एंड हाइड्रोमीटर क्या है? हाइड्रोमीटर यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। ठीक है। आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब किस प्रिंसिपल पे ये बेस है? यहाँ पे भी गड़बड़ कर रखी है भाई, क्या करूं? तो इस सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि आपका जो लैक्टोमीटर है और जो आपका क्या है, और जो आपका हाइड्रोमीटर है, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। विच फोर्स हेल्प्स स्विमर्स फ्लोट इन वाटर? कौन सा फोर्स होता है जो स्विमर्स को पानी में तैरने में मदद करता है? तो बॉयंट फोर्स। ठीक है। उत्प्लावक बल वो बल होता है जो स्विमर्स को हेल्प करता है आपका तैरने में। वाई डू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलवेज टेक अ राउंड शेप एंड ड्रॉप इनटू प्लेन सरफेस? एक वाटर ड्रॉपलेट जो होती है, मतलब एक पानी की जो बूंद गिरने वाली होती है, वो हमेशा एक राउंड शेप क्यों लेती है? ये हमारा सवाल है। तो वो हमेशा राउंड शेप लेती है ड्यू टू एक्सर्शन ऑफ सरफेस टेंशन बाय द मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणुओं द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण। ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है कि बस पूछो ही मत, कितनी बार पूछा गया है। फिजिक्स में कुछ चुनिंदा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। अब देखो तीसरा टॉपिक हमारा शुरू हो गया इसी में छोटा सा, एंड दैट इज ग्रेविटी। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। According to the Henry Cavendish experiment conducted in 1797 to 1798, what was the value of the universal constant of gravity? तो ग्रेविटी का यूनिवर्सल कांस्टेंट पूछा है, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट आपका आ जाएगा ये वाला 6.75 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर। ठीक है। और आपका kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। तो ये आ जाता है आपका क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। ठीक है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है, किसने दिया? हेनरी कैवेंडिश ने दिया। कब दिया? ये तब दिया। ठीक है। 2-3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से आपके हो गए। विच लॉ एक्सप्लेन्स अबाउट द टाइज ड्यू टू द मून्स एंड द सन? जो आपके ज्वार भाटे आते हैं, ठीक है, आपके किस पे? चंद्रमा पे और सूर्य के कारण धरती पे जो ज्वार भाटे आते हैं वो किस नियम के कारण आते हैं? तो वो आते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण।
लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण वो आपके लॉज और टाइड्स आते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ द अर्थ ग्रेविटी ऑन एवरी किलोग्राम इज अबाउट, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? 1 किलोग्राम पे 10 न्यूटन। ठीक है, ये रटा रटाया क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ये आपका फोर्स निकालने का वो है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसमें F क्या है? फोर्स है। M क्या है? मास है। जिस ऑब्जेक्ट का आपको कि कितनी इस पे ग्रेविटी लगेगी वो निकालना है। M2 इसमें क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मासेस है, मतलब दो चीज़ों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस बनता है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रिएटेड विद पोस्टुलेटिंग 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन पे 3 लॉ किसने दिए हैं? तो भाई 3 लॉ दिए हैं आपके जोहान्स केपलर ने। ठीक है, जोहान्स, सॉरी ये वाला नहीं, जोहान्स केपलर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Johannes Kepler proposed the 3 laws of planetary motion. The 3 laws states that, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप तीनों लॉज यहाँ से पढ़ लेना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी। पहला लॉ क्या है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द 2 फोकस। किसी ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त है जिसमें सूर्य 2 केंद्रों में से एक पर होता है। ठीक है, 2 सेंटर होंगे, उसमें से एक पर सन होगा। अ लाइन सेगमेंटेड जॉइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब एक समान अंतराल में समान क्षेत्रों को आपका मिलाती है वो एक खंड रेखा। द स्क्वायर ऑफ अ प्लैनेट ऑर्बिटल पीरियड्स इज, ये किसने दिए हैं? सबसे मेन बात ये है कि जॉन्स केपलर ने दिए हैं, और तीनों आपको जो है लॉ वो याद होने चाहिए। ठीक है, क्लासेस में तो आप लोग पढ़ते ही हो, यहाँ पे आप एक रिवीजन सेशन चल रहा है तो रिवीजन के तरीके से पढ़ रहे हैं। Who among the following was the first to conclude that a vacuum all objects fall with the same acceleration g and reach the ground at the same time? कि अगर वैक्यूम में 2 वस्तुओं को डाला जाता है तो फिर सेम टाइम पे और सेम उसमें गिरेंगी वो, तो गैलीलियो गैली ने इस चीज़ को बताया था। गैलीलियो गैली। Which among the following is an action at a distance? निम्नलिखित में से कौन सा बल किसी दूरी पर लगने वाले बल की क्रिया है? दूरी पर बल लगने वाली क्रिया है तो ग्रेविटी। ठीक है, एक्शन ये तो हो गया, इसी की एक्सप्लेनेशन है। Which instrument was used to detect the gravitational waves for the very first time? पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को आपका करने के लिए पता लगाने के लिए ग्रेविटेशनल वेव्स का कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया था, ये सवाल पूछा गया है इसमें। तो वो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है? वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है लीगो। लीगो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, और लीगो की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार पेपर में भी पूछी जाती है। लीगो की फुल फॉर्म है आपकी कहाँ गई? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, ये है लीगो की फुल फॉर्म। ठीक है, लीगो की फुल फॉर्म याद रखनी आपको बहुत ज़रूरी है। वंस अ सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट द ओनली फोर्स गवर्निंग इट्स मोशन इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया जाता है, इसकी गति को नियंत्रित करने के लिए एकमात्र बल कौन सा होता है? तो एकमात्र बल होता है ग्रेविटी। ठीक है, कक्षा को से बाहर कक्षा के अंदर जाने के बाद ग्रेविटी ही उसको हैंडल करता है। ठीक है, और ग्रेविटी के हिसाब से ही किसी भी ग्रह को जो है वो कक्षा से बाहर निकाला जा सकता है और कक्षा के अंदर एंटर कराया जा सकता है। ये दोनों चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? ग्रेविटी पे डिपेंड करती हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स कीप अर्थ एटमोसफेयर इन प्लेस। कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से हमारा पृथ्वी का जो वातावरण एटमॉस्फेयर है वो हिलता नहीं है, ठीक है, और वो एक जगह टिका हुआ है। तो उसका रीज़न भी क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से ही जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ऐसा कॉस्मोस में कहीं भी गुम नहीं हो जाता, ऐसा धरती से एकदम से ऐसा चिपका हुआ है आवरण की तरह, एक कवर की तरह, एक कवर के लिड की तरह। ठीक है भाई, तो देखो आज इतनी छोटी सी क्लास हुई हमारी और इसी में हमारे 3 टॉपिक्स ख़त्म हो गए। तो इसी तरीके से आपकी जो फिज़िक्स है उसकी बहुत कम क्लासेस हैं और काफ़ी कम क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपकी 60 क्लासेस जो है वो कंप्लीट मुश्किल ही हो पाएंगी। आपकी जितनी क्लासेस, फिर भी जितने PYQ आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उनमें से मैं कुछ नहीं छोड़ने वाली, टेंशन मतलब पिछले 4-5 साल के सारे आपको फिजिक्स के कराऊंगी, हर टॉपिक के कराऊंगी, उसमें से आप कुछ भी मिसिंग नहीं करोगे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।